हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में। और मैं विवेक कुमार शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार वीडियो। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। बिल्कुल हम लोग आप लोगों के लिए डेली जो है एक एक पार्ट एंडोक्राइन सिस्टम का हम लोग करते जाएंगे और इससे आपका एक सिस्टम जो है कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर और कंप्लीट डिजीज पोर्शन तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे कि एंडोक्राइनोलॉजी जो है, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, क्या क्या बातें हैं इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा ये जो हार्मोनल सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट कब होता है। सबसे पहला स्टेप ही आता है कि डेवलपमेंट कब होता है। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो याद रखिएगा, देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया सबसे पहले तो जाइगोट स्टेज आती है 0 से 2 वीक, तो क्या बोल देते हो आप लोग? जाइगोट स्टेज बोल देते हो। ठीक है। फिर जो आपका 3 to 8 वीक है, जो 3 to 8 वीक जो है एम्ब्रियो जो स्टेज है, उस स्टेज में क्या होता है, हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसका डेवलपमेंट होता है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है कि एंडोक्राइन सिस्टम का डेवलपमेंट किस स्टेज में स्टार्ट होता है। तो एम्ब्रियो स्टेज में एंडोक्राइन सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम का डेवलपमेंट 3 to 8 वीक मतलब एम्ब्रियो स्टेज में हमारे होता है। उसके बाद क्या स्टेज जो है आपको पता ही, फीटस उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल, अगले हम बात करते हैं इसका कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो अब हमारे सामने सवाल आता है कि भैया फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, सवाल आता है फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कि फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के फादर कौन है। तो याद रखिएगा यहां पर नाम आपको लिखना है क्या? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है, एमसीक्यू आता है भैया कि फादर ऑफ जो थॉमस एडिसन, एंडोक्राइन सिस्टम के पिताजी जो है, फादर हैं, वो कौन है। तो याद रखिएगा यहां पर जो है किसका नाम आता है, एंडोक्राइन सिस्टम के फादर में नाम आता है थॉमस एडिसन का। चलिए, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगला है भैया कि स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं इसकी स्टडी को। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं। तो भैया हमारा जो ये एंडोक्राइन सिस्टम है और हमारा नर्वस सिस्टम है, ये दोनों आपस में मिलकर एक नया टर्म हम लोग इनको देते हैं। क्या हमने बोला कि एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जिसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? हमारे हॉर्मोन्स की बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम और आपका जो नर्वस सिस्टम है, ये दोनों मिलकर एक नया सिस्टम बना लेते हैं और उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ में मैं बोलूं कि एक तरीके से कोरिलेट हो जाते हैं, दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग सिस्टम। इंटीग्रेटिंग सिस्टम क्या बोला जाता है उसको? इंटीग्रेटिंग सिस्टम कहते हैं उसे। चलिए, इंटीग्रेटिंग सिस्टम कहा जाता है उसे। और ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एमसीक्यू बहुत पूछे जाते हैं, तीनों पॉइंट से एमसीक्यू आते हैं, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, मूविंग ऑन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भैया कि ये हार्मोन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम, ये शुरुआत कहां से होती है, इस सिस्टम की शुरुआत कहां से होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि भैया कहां कहां से आती है। तो सबसे पहले हमको बात करनी होती है किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर 3 तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती है। चलो, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड। हेडिंग डालिएगा, क्लासिफिकेशन
ऑफ ग्लैंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन देखो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया किसके आधार पर सबसे पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन, सीक्रेशन के आधार पर। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन, सीक्रेशन के आधार पर ग्लैंड्स कितने टाइप की होती है? 3 तरीके की ग्लैंड्स होती है। चलिए कौन कौन सी ग्लैंड होती है एक बार नाम नोट कर लेते हैं। एक एक बात को बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहली ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के अंदर जिसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में जिसका नाम है मिक्स्ड ग्लैंड, क्या नाम है? मिक्स्ड ग्लैंड। 3 तरीके की ग्लैंड हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो चलो तीनों का नाम आप लोग नोट कर लिया होंगे, आसान सा नाम है तीनों का, बड़ा ही, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। देखो ये एक मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरे पास एक पानी की टंकी है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक पानी की टंकी है। ये क्या है? मेरे पास एक पानी की टंकी है। अब देखो भैया, और मुझे ये मेरे पास एक बर्तन है या कुछ भी मान लीजिए, मेरे पास एक ड्रम है ये, ठीक है। मुझे पानी यहां से यहां पहुंचाना है। पानी कहां भरा हुआ है? मान लीजिए सपोज दैट कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। मुझे पानी यहां से यहां पहुंचाना है। कहां? यहां से यहां। मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, मैंने यहां से एक पाइप लगा दिया, मैंने यहां से एक पाइप लगा दिया और उस पाइप के थ्रू पानी चला गया यहां पर। मैंने यहां से एक पाइप लगा दिया और उस पाइप के थ्रू पानी चला गया कहां पर? उस ड्रम के अंदर, उस जो भी हमारा ढोल है उसके अंदर, ठीक है। एक रास्ता तो ये हो गया साहब, ठीक है। एक रास्ता मेरे पास है कि भैया मैंने यहां पर एक होल कर दिया, ये लो, मैंने यहां पर इस टंकी के अंदर एक होल कर दिया और ये पानी अपने आप बहता 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 जो है वो यहां इस ड्रम के पास में चला गया। दोनों रास्ते होते हैं, 2 रास्ते हैं। इसी तरीके की हमारी ग्लैंड्स भी होती हैं, ग्लैंड्स भी हमारी इसी तरीके की होती है। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन, मतलब पानी को, जो भी सीक्रेशन नाम बाद में बताऊंगा, ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को एक डक्ट के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। क्या बोला मैंने? ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन, जो अपने सीक्रेशंस को सीक्रेट करती है, और क्या? सीक्रेट देयर सीक्रेशंस थ्रू ए डक्ट, एक डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ऐसी ग्लैंड का नाम क्या है? एक्सोक्राइन। दूसरी ग्लैंड, ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को, एंडोक्राइन क्या होती है? ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशन को बिना किसी डक्ट के माध्यम से कहां पहुंचाती है? टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ऐसी ग्लैंड को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्लैंड जो दोनों तरीके से काम करेगी, उसके पास डक्ट भी हो और डक्ट नहीं भी हो, डक्ट लेस और डक्ट विद डक्ट दोनों तरीके से काम करे, उसको कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिएगा क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारी ग्लैंड है एक, और ये हमारा टारगेट ऑर्गन है। तो भैया ऐसी ग्लैंड जो अपने सीक्रेशंस को बाय डक्ट, क्या? डक्ट के माध्यम से कहां पहुंचाती है?
बाय डक्ट जो है वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशंस, लिखिएगा ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन थ्रू डक्ट, जो अपने सीक्रेशंस को डक्ट के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशंस थ्रू डक्ट टू टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन तक डक्ट के माध्यम से पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए पहली बात। दूसरी बात करते हैं। ये हमारी ग्लैंड, ये हमारा टारगेट ऑर्गन। इस ग्लैंड ने क्या किया? अपने सीक्रेशंस को बिना किसी डक्ट के डायरेक्ट ही भेज दिया, बाय ब्लड स्ट्रीम। तो क्या लिखूंगा? ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन, ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन विदाउट एनी डक्ट, बिना किसी डक्ट के ही क्या करती है? सीक्रेट कर देती है टू टारगेट ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन के पास में, टारगेट ऑर्गन के पास में, टू टारगेट ऑर्गन। अब देखो ये डक्ट का यूज कर रही है, ये बिना डक्ट कर रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। क्या? एक्सोक्राइन का दूसरा नाम क्या है? डक्ट ग्लैंड। जबकि ये किसी डक्ट का काम नहीं कर रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। दो बात क्लियर। चलो तीसरी पे चलते हैं। भैया ये हमारा फिर से हमारी ग्लैंड, और ये हमारा फिर से टारगेट ऑर्गन। ठीक है, इस बार ग्लैंड के पास में दोनों रास्ते हैं। एक क्या? एक तो भैया बाय डक्ट, और एक भैया विदाउट डक्ट। दोनों तरीके से अगर ग्लैंड सीक्रेट करे तो उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड। ए ग्लैंड दैट सीक्रेट वाया ए ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशंस विद डक्ट और विदाउट डक्ट, बोथ माध्यम। या मैं लिखूं ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर सीक्रेशन बाय बोथ डक्ट एंड विदाउट डक्ट, कि डक्ट और बिना डक्ट दोनों माध्यम से सीक्रेट करती है, उसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो भैया देखिए सबसे पहले आते हैं एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो जितने भी आप लोगों की सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, स्वेट ग्लैंड हो गई, ये सब क्या है? आपके एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल है। सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। चलो इधर देखो भैया, एंडोक्राइन के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, थाइमस हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मिक्स्ड ग्लैंड के भी एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है पेनक्रियाज, या ओवेरी और टेस्टिस। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जाम्पल है। अब देखो और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इतनी ही बात करी, थोड़ी सी और करते हैं कि भैया एक्सोक्राइन के द्वारा जो सीक्रेशन होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो अपने सीक्रेट करती है सीक्रेशन, उनको कहते हैं एंजाइम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? एंजाइम सीक्रेट करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? एंजाइम। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? हॉर्मोन्स। क्या सीक्रेट करती है? हॉर्मोन्स।
जबकि यहां मिक्स्ड ग्लैंड की बात करें तो ये दोनों काम करती है क्या, एंजाइम प्लस हार्मोन, ये दोनों चीज करती है, एंजाइम प्लस हार्मोन, ये दोनों चीजें करती हैं, याद रखिएगा। डन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के, एक्सोक्राइन हो गया, एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड हो गई, ये ग्लैंड्स के बारे में जितनी भी बातें बताई सब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेशन। अब भैया एक क्लासिफिकेशन की ओर बात करते हैं, ग्लैंड्स के एक क्लासिफिकेशन की ओर बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल्यूलर नंबर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि सेल के नंबर के आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। अब देखो दो तरीके से होता है, एक होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड और एक होती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, नंबर के आधार पर दो तरीके की ग्लैंड होती है, एक होती है यूनिसेलुलर ग्लैंड, यूनिसेलुलर ग्लैंड, और एक होती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। क्या होता है इन दोनों का मतलब, देखिएगा ध्यान से देखिए भाई। यूनिसेलुलर ग्लैंड ऐसी ग्लैंड जिसमें एक ही सेल है, ए सिंगल सेल एक्ट लाइक ग्लैंड, एक ही सेल है लेकिन वो पूरी की पूरी ग्लैंड की तरह एक्ट कर रही है। क्या बोला मैंने, ए सिंगल सेल एक्ट लाइक ग्लैंड, क्या बोला, ए सिंगल सेल, ए सिंगल सेल एक्ट लाइक ग्लैंड, एक्ट लाइक ग्लैंड की, एक सिंगल कोशिका ही पूरी ग्लैंड की तरह काम कर रही है। जैसे एग्जाम्पल आपका गोबलेट सेल, गोबलेट सेल एक सिंगल सेल है और जो क्या करती है, म्यूकस रिलीज करती है, म्यूकस को रिलीज करती है। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये भैया आपके जो कि सिंगल सेल का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है। चलिए मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। मल्टी सेलुलर ग्लैंड कैसी होती है, ऐसी ग्लैंड जिसके अंदर जो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है, मल्टी सेल्स, मल्टी सेल्स मेड ए ग्लैंड, बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, ग्लैंड। जैसे एग्जांपल बहुत सारी ग्लैंड आपकी, पिट्यूटरी हो गया, थाइमस हो गया, सलाइवरी हो गया, सब कुछ आता है, पिट्यूटरी, पैराथायरॉयड, थायरॉयड, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये सब किसके हैं, ये हैं हमारे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर की कहानी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भैया हम लोग हमारे ग्लैंड्स के ऊपर। यहां तक की बात उम्मीद आप लोगों के समझ में आई होगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला हमारा पॉइंट है कि भैया हम किसकी बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं कि भैया हमारी ग्लैंड के बारे में। पहली ग्लैंड की बात करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस क्या है, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम शुरुआत हो चुका और ये पहला हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या है, देखो यहां भले आप चाहो तो लिख देना, ये हमने एंडोक्राइन सिस्टम की शुरुआत कर दी है अब, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, हाइपोथैलेमस के बारे में। देखो सबसे पहले तो इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कि भैया इसे क्या कहा जाता है, इसे मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कहते हैं। जैसे आपको पता होगा मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड।
और ये उसका भी क्या है, मास्टर है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट, अब दूसरी बात सुनो भैया, ये एक ब्रेन का पार्ट है लेकिन एक्ट एज ए ग्लैंड, ये एक पार्ट ऑफ ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेन, लेकिन एक्ट कैसे करता है, पार्ट ऑफ ब्रेन बट एक्ट एज ग्लैंड, लेकिन ग्लैंड की तरह काम करता है। ब्रेन के कौन से भाग का, डाइएनसेफेलोन का भाग है, पार्ट ऑफ डाइएनसेफेलोन, पार्ट ऑफ डाइएनसेफेलोन। ठीक है, अब देखो भैया, इसके कुछ फंक्शन होते हैं। वैसे आप लोग जब हम लोग ब्रेन आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर मैं इसको बहुत अच्छे से एलोबरेट करूंगा, लेकिन अभी जो कि शॉर्ट में, क्योंकि हमको मेनली यहां पर इसके हार्मोन्स से मतलब है, लेकिन हम इसके फंक्शंस थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे पहला फंक्शन है इसका, ये थर्मो रेगुलेशन सेंटर, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर होता है हमारी बॉडी का। थर्मो रेगुलेटरी थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है ये बॉडी का। दूसरी बात, ये हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। कंट्रोल किसको करेगा, कंट्रोल ओवर हंगर एंड थ्रस्ट, हमारी भूख और प्यास को कंट्रोल करता है। उसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो भैया ये हमारे एंगर को कंट्रोल करता है, गुस्से को कंट्रोल करता है। कंट्रोल ओवर एंगर, कंट्रोल ओवर एंगर, इसको कंट्रोल करता है ये। तो ये सब इसके क्या है, मेजर फंक्शंस होते हैं, ये सब चीजें क्या है इसकी मेजरली चीजें हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार शुरू से देख लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा भैया डेवलपमेंट के बारे में बात की, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमने बात की भैया क्या क्या इसके इंट्रोडक्शन पार्ट है वो। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की भैया ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल हमेशा आते हैं यहां से। नेक्स्ट हमने बात की भैया, ये एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, नंबर के आधार पर। और फिर हमने एंडोक्राइन सिस्टम की शुरुआत करी, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। अब हम किसकी बात करेंगे, हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस की। हेडिंग डाल लीजिएगा, हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स की हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो यहां तक की बात हम लोग इस पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में कंप्लीट फुल डिटेल से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पिट्यूटरी के बारे में, और उसके बाद में हमारी अदर ग्लैंड्स के बारे में, उनके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी जो पढ़ाया। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक कर लीजिए, फॉलो कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अड्डा 24/7 नर्सिंग क्लासेज को। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में विद हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हो गया, स्टार्ट करना शुरू से ना, शुरू से करो, अरे शुरू से कर लो भाई। हाँ, हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 नर्सिंग क्लासेज में। मैं विवेक कुमार शर्मा, और आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज हम लोग हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट 2। जी हाँ, लास्ट पार्ट में अगर आप लोगों ने देखा होगा, उसको आप लोगों को वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, उसको जरूर देखिएगा जिसने नहीं देखा है, क्योंकि वहीं से हम लोग कोरिलेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग किसकी बात करेंगे, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट 2 की बात हम लोग करने वाले हैं। लास्ट पार्ट हम लोग बात कर रहे थे हाइपोथैलेमस के बारे में। चलिए तो वहीं से इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बात किए थे हाइपोथैलेमस के बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। चलिए उसी के आगे की बात हम लोग करेंगे। लास्ट आप लोगों को पता होगा हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने बताया था, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पहली बात तो क्या बोलते हैं इसे, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसे।
क्यों? क्योंकि मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। दूसरी बात, ये एक जो है पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट है, लेकिन ग्लैंड की जैसे एक्ट करता है। पार्ट ऑफ ब्रेन बट एक्ट एज ग्लैंड, लेकिन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। बट एक्ट एज ग्लैंड, लेकिन एक ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। और इसके कुछ फंक्शंस भी मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट में बता दिए थे, जैसे थर्मो रेगुलेशन का काम करता है, हमारी थ्रस्ट और एंगर जो हमारा गुस्सा है उसको कंट्रोल करता है, उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अब हमको वही देखना है कि भैया ये कंट्रोल करता कैसे है। आइए देखते हैं कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस ऑन पिट्यूटरी, की पिट्यूटरी पर कंट्रोल करता कैसे है ये। चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल, आइएगा देखते हैं कंट्रोल करता कैसे है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये हमारा ये क्या बना दिया सर आपने? देखिए मैं एक एक बात को आपको बताते हुए चलता हूं, क्या बनाया है मैंने। ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये क्या है सर? ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां लिख देता हूं। ये क्या है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से जो स्ट्रक्चर जोड़ती है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बीच में एक वृंत दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, और इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उससे क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। देखिएगा आगे बात करते हैं। यहां पिट्यूटरी के 2 लोब होती है। पिट्यूटरी की कितनी लोब होती है? पिट्यूटरी की 2 लोब होती है। बिल्कुल, एक आगे की तरफ लोब होती है, इसे कहते हैं एंटीरियर लोब। दिस इज नोन एज एंटीरियर लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये पीछे की तरफ होती है, इसे बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं इसे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या होता है, यहां हाइपोथैलेमस में बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप होता है जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियाई। बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप होता है और उसे कहते हैं क्या? न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियाई। और ये एंटीरियर न्यूक्लियाई होती है, मतलब ये आगे की तरफ होती है। और यहां भी एक और न्यूक्लियाई होती है, इसे कहते हैं पोस्टीरियर न्यूक्लियाई। 2 तरीके की न्यूक्लियाई है यहां पर। अब हमने कहा कि भैया हाइपोथैलेमस जो है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। क्यों होता है वो बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को। तो देखिएगा, ये जो न्यूक्लियाई है, ये जो न्यूक्लियाई आप लोगों को दिख रही है हाइपोथैलेमस के अंदर, ये 2 तरीके के हार्मोन्स को सीक्रेट करती है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एंड द सेकेंड वन इज इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटरी हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है, एक है रिलीजिंग जो रिलीज करवाएगा, और एक इनहिबिटरी जो इनहिबिट करवाएगा। किसको? पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। और ये दोनों हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं किसके ऊपर? ये दोनों कंट्रोल करते हैं टोटली किसके ऊपर कंट्रोल करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। कि एंटीरियर पिट्यूटरी को जो भी हार्मोन को रिलीज करवाना होगा वो पहले किससे परमिशन आएगी? पहले हाइपोथैलेमस से परमिशन आएगी कि हाँ रिलीज कराओ या मत कराओ या रोक दो, इनहिबिटरी। सलम क्लियर है बात? और उसके बाद में ये दोनों कंट्रोल करेंगे, और पिट्यूटरी जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये तभी क्या करेगी? रिलीज और इनहिबिट करेगी।
रिलीज और इनहिबिट हार्मोन्स, इनहिबिट करेगी हार्मोन्स को। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अब भैया आगे वाली न्यूक्लियाई की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। पीछे क्या होता है, ये न्यूक्लियाई जो है ये भी क्या है, ये भी न्यूक्लियाई है, ये भी क्या है, ये भी न्यूक्लियाई है। और ये न्यूक्लियाई क्या करती है, ये न्यूक्लियाई सिंथेसिस करती है दो हार्मोन्स का। ये न्यूक्लियाई सिंथेसिस करती है, सिंथेसिस करती है कितने हार्मोन्स का, सिंथेसिस टू हार्मोन्स, दो हार्मोन्स का क्या करती है, सिंथेसिस करती है ये न्यूक्लियाई। कौन कौन से दो हार्मोन, दो हार्मोन के नाम है ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इन दो हार्मोन्स को बनाती है कौन, ये न्यूक्लियाई। और ये दोनों हार्मोन्स जब बन जाते हैं, ये दोनों हार्मोन्स जब बन जाते हैं तो बनने के बाद में कहां आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और ये कहां आते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में आ जाते हैं। बनकर कहां आ जाते हैं, बनकर ये दोनों हार्मोन्स जो हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में लाया जाता है इनको। ये पहला हार्मोन, ये दूसरा हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं बनते कहां हैं, ये दोनों हार्मोन बनते हैं पोस्टीरियर बनते हैं हाइपोथैलेमस में। जबकि ये दोनों सिंथेसिस कहां हो रहे हैं, दोनों हाइपोथैलेमस में, लेकिन सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। रिलीज कहां से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं ये दोनों। दो बातें बताई भैया, वापस बताता हूं। हाइपोथैलेमस के पास में क्या है, न्यूक्लियाई। आगे वाली जो न्यूक्लियाई क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स बोल सकते हो, बहुत सारी सेल्स का समूह होता है जिसके पास हाइपोथैलेमस की दो न्यूक्लियाई जो है दो तरीके की हार्मोन्स रिलीज करती है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन्स कहां एक्ट करते हैं, ये दोनों हार्मोन्स एक्ट करते हैं कहां, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करवाते हैं या इनहिबिट करवाते हैं। सर अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलीज और इनहिबिट करवाएगा कैसे, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। चलो तो मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे करवाएगा इनहिबिट। देखो जरा स्टोरी को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। मान लीजिए, ऐसा मान के चलिएगा, ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। अब भैया हाइपोथैलेमस की जो न्यूक्लियाई है वहां से पहला हार्मोन निकलेगा, मान के चलिएगा हार्मोन का नाम है GHRH। फुल फॉर्म क्या है सर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन ऐसे मान लीजिए ये पिट्यूटरी है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। PP का मतलब पोस्टीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब AP का मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से निकला कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये आकर एक्ट करेगा कहां, एंटीरियर पिट्यूटरी पर आकर एक्ट करेगा। जैसे ये आकर एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाएगा क्या, ये आकर ऑर्डर देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि भैया ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। ये लो यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा, कहां से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ये ग्रोथ हार्मोन जाकर कहां एक्ट करेगा, आपकी बोन्स और मसल्स पर। कहां एक्ट करेगा, जाकर एक्ट करेगा बोन्स एंड मसल्स पर एक्ट करेगा। और मेरे भैया यहां पर इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब भैया मान लो ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट हो चुका है, मतलब जितना चाहिए था उतना सीक्रेशन हो चुका है। अब उसको रोकना भी तो है, तो भैया रोकने के लिए फिर से क्या करेगा, हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम है GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा कौन, हाइपोथैलेमस। और वो आकर एक्ट कहां करेगा, वो आकर एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा और क्या कर देगा, इसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा, किसको, ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप कर देगा।
तो हमने बताया था कि भैया यहां पर देखो ये रिलीज होता है और ये इनहिबिटरी होता है। ये किस तरीके से काम करते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं, तो इसी तरीके से काम करते हैं। रिलीजिंग और इनहिबिटरी एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पर और रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करवाते हैं, किसके हार्मोन्स को, पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। जबकि अगर बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तो भैया वो दो बने बनाए हार्मोन्स हैं और उन दोनों हार्मोन्स को कहां भेज देता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उनको क्या करता है, रिलीज कर देता है। बात समझ में आ गई। तो ये तो थे भैया किस तरीके से जो है वो कंट्रोल करता है। यहां पर मैकेनिज्म आपको पूरी समझा दी है और उम्मीद है आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी कि किस तरीके से कंट्रोल किस तरीके से होता है। अब आपके मन में यहां एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन कौन कौन से हैं, क्या ये दो ही हार्मोन हैं या और भी होते हैं। तो देखिए ऐसे टोटल 9 हार्मोन हैं जिनकी मैं आपको एक लिस्ट बनवा देता हूं। आइएगा, हेडिंग डालिएगा हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, हेडिंग डालिएगा हाइपोथैलेमस हार्मोन्स या हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, देखो एक लिस्ट बनाते हैं। पहले एक तरफ लिखिएगा नेम ऑफ हार्मोन, नेम ऑफ हार्मोन, और वो हार्मोन कहां एक्ट करता है, एक्ट ऑन विच पार्ट, एक्ट ऑन विच पार्ट, कहां एक्ट करता है वो। एक लिस्ट बना लीजिए, ऐसा एक पेज पर एक टेबल बना लीजिए, बहुत काम आने वाली है, यहां से बहुत एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चलिएगा एक लिस्ट बना लीजिए बिल्कुल। चलो सबसे पहला हार्मोन है जिसका नाम है GHRH, जो अभी मैंने बताया था, बिल्कुल उसी से स्टार्ट करूंगा मैं। सबसे पहला हार्मोन है आपका GHRH। फुल फॉर्म लिखते हैं, GHRH की फुल फॉर्म क्या होती है सर, देखिएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और इसे क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को, GHRH। अब भैया आपको पता ही कहां एक्ट करता है, एक्ट कहां करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके क्या करवाएगा, ये स्टिमुलेट करवाएगा, मतलब रिलीज करवाएगा, किसको, रिलीज करवाएगा ग्रोथ हार्मोन को, रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, GH को रिलीज करवा देगा ये पहला हार्मोन। चलिए दूसरा हार्मोन की बात करते हैं। सेकंड हार्मोन है हमारा भैया ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। इसको सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं, GHIH, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, GHIH। ये भी कहां एक्ट करेगा, वही सेम एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करके ये क्या करवाएगा, इनहिबिट कर देगा, किसको, इनहिबिट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रोक देगा, ग्रोथ हार्मोन को क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये हमारे पहले हार्मोन्स हो गए, 2 हार्मोन हो गए हमारे खत्म। चलिएगा तीसरा हार्मोन लिखते हैं। तीसरा हार्मोन है हमारा, तीसरा हार्मोन है मिलेनोसाइट, या चलो पहले लिखते हैं प्रोलैक्टिन, नेक्स्ट सेकंड लिखेंगे, अगला प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहां एक्ट करता है, ये प्रोलैक्टिन पर एक्ट करता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है,
तो वही प्रोलैक्टिन पर रिलीज करेगा। क्या करवाएगा? मिल्क सिंथेसिस करवाएगा, मिल्क सिंथेसिस, मिल्क इनिशिएट करवाएगा। क्या करवा देगा? मिल्क सिंथेसिस को इनिशिएट करवाएगा। मदर के अंदर जो दूध बन रहा है, मदर के अंदर जो बच्चे के लिए जो मिल्क बनता है उसको इंक्रीज कराएगा। अगला हार्मोन है चौथा हार्मोन, नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन। अच्छा, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? PRH। अगला कौन सा है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं PIH। PIH। और ये क्या करता है? ये इनहिबिट करेगा। ये भी किस पर एक्ट करेगा? प्रोलैक्टिन पर। और जब अब सफिशिएंट अमाउंट में काम हो जाएगा तो उसको इनहिबिट करने का काम किसका है? वो इसी का है। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन PIH। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। अगला पांचवा कौन सा है? देखो, फिफ्थ, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? MSH, MSHRH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन। और ये कहाँ एक्ट करेगा? एक्ट ऑन मेलेनोसाइट सेल्स, मेलेनोसाइट सेल्स, मेलेनोसाइट सेल्स पर ये एक्ट करेगा। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट 6 नंबर पे आते हैं भैया। कौन सा है 6 पर? मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म इसका? MSHIH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये किसको इनहिबिट करेगा? वही सेम मिलेनोसाइट्स को। ये भी कहाँ एक्ट करेगा? मेलेनोसाइट सेल्स पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनको पढ़ाओगे नहीं क्या आप? बिल्कुल, एक एक को डिटेल में पढ़ाएंगे हम लोग, है ना। एक एक हार्मोन को हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सब पढ़ेंगे हम लोग। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये कहाँ करेगा? मेलेनोसाइट सेल्स पर एक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है 7वां हार्मोन है ACTH-RH, एडिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? ACTH-RH, ACTH-RH। ये कहाँ एक्ट करेगा? ये हमारे कोर्टिकोइड्स पर, एडिनोकोर्टिकोइड्स ये होते हैं ना, बिल्कुल कोर्टिकोइड्स पर एक्ट करता है, कोर्टिकोइड्स पर एक्ट करेगा और रिलीज करवाएगा मिनरलोकोर्टिकोइड्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, उनको रिलीज करवाएगा ये। ठीक है, अब आप अगला सोच रहे होंगे, उम्मीद है मैं नाम आप अगला सोच पा रहे होंगे, ACTH-IH। आप सोच रहे होंगे अगला है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। क्यों सर, ये इनहिबिट कैसे होगा? बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा, पर उससे पहले 8वें नंबर का हार्मोन लिखिएगा। अगला है 8th पर है थायरोट्रोपिक या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। और इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में?
TSH RH, TSH RH कहते हैं इसे। और ये किस पर एक्ट करता है? ये थायराइड फॉलिकल्स पर एक्ट करता है, थायराइड फॉलिकल्स पर एक्ट करता है। अब आप इसका भी सोच रहे होंगे कि सर इसका भी इनहिबिटिंग हार्मोन होता होगा। नहीं, इसका भी इनहिबिटिंग हार्मोन होता ही नहीं। तो फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इनका कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं है तो ये रुकते कैसे होंगे, इनहिबिट कैसे होंगे? तो आपको बताएंगे एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इनकी एक मैकेनिज्म होती है, उसका नाम है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिएगा, लास्ट हार्मोन, एक और हार्मोन लिख लीजिएगा, 9th नंबर का हार्मोन लिख लीजिएगा, गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये कहाँ एक्ट करेगा? वही आपके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स पर, गोनेडोट्रोपिन्स पर एक्ट करता है। ये 9 तरीके के हार्मोन होते हैं भैया। आपको एक बार फिर से बता देता हूं कौन कौन से हैं, लिस्ट देख लीजिएगा। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फिर दूसरा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तीसरा है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, चौथा है प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पांचवा है आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सिक्स्थ है मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, सेवंथ पर है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, अगला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और 9th है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब एक सवाल आता है कि सर ये आपने बता दिया, ठीक है, हमको समझ में आ गया, लेकिन अभी आपने बताया कि एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, तो कृपया वो भी बताइए। चलो, तो आपको वो बता देते हैं क्या होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखो चलो, मान के चलिएगा ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हमारा हाइपोथैलेमस। मान लीजिएगा हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSHRH। क्या है सर, फुल फॉर्म क्या है TSHRH की? TSHRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। कहां पर आकर एक्ट करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जाकर एक्ट करेगा कहां? हमारी थायराइड फॉलिकल्स पर। थायराइड ग्लैंड के अंदर छोटी छोटी क्या होती है? थायराइड फॉलिकल्स। तो ये कहां एक्ट करेगा? थायराइड फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा। कहां एक्ट करेगा? थायराइड फॉलिकल्स पर एक्ट करेगा ये। और थायराइड फॉलिकल्स पर जब ये एक्ट करेगा तो भैया वहां से रिलीज होंगे क्या? T3 और T4 रिलीज होंगे। T3 एंड T4 हार्मोन्स जो है, मतलब ट्राई आयोडोथायरोक्सिन और टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन रिलीज होंगे। अब सवाल आता है कि सर इसको रोके कैसे? भाई हमको जितना T3 T4 चाहिए था उतना सीक्रेट हो गया, हम रोके कैसे? तो भैया यहाँ से एक मैसेज जाता है, किसके द्वारा? T3 और T4 के द्वारा हाइपोथैलेमस के पास एक मैसेज जाता है, और उसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, उसे बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है, इसी के जरिए जो है अब हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाएगा कि भैया हम इतना हमको चाहिए ही नहीं, बस बहुत हो गया, TSHRH हमको इतना नहीं चाहिए। तो हाइपोथैलेमस क्या कर देगा? उस TSHRH को रोक देगा कि बस भैया इतना चाहिए था, इतना हमने दे दिया इनको, है ना। तो ये मैकेनिज्म होती है कैसे कि इनको रोका जाता है। और ऐसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कितने हार्मोन्स पर अप्लाई होती है? 3 हार्मोन्स पर अप्लाई होती है। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब भैया हमारी अगली ग्लैंड की बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, हाइपोथैलेमस के बारे में कहानी खत्म हुई पूरी की पूरी। अब बात करते हैं पिट्यूटरी के बारे में। हो सकता है आपके मन में यहाँ एक सवाल आ रहा हो कि आपने अभी इतने सारे हार्मोन्स लिखा है, इनके फंक्शन तो बताओ। तो अभी भैया जब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो सारे हार्मोन्स को एक एक डिटेल से पढ़ते चलेंगे, क्योंकि ये अल्टीमेटली सारे हार्मोन कहाँ एक्ट करने वाले हैं?
पिट्यूटरी के ऊपर, तो हम वही पढ़ने वाले हैं, तो हमारा अल्टीमेटली पूरा सिचुएशन बैड समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए देखिएगा, हेडिंग डालिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करने वाले हैं। हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। हिंदी में क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इसे। चलो आओ भैया पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो भैया इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसे, मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, मतलब मास्टर है भैया, बहुत सारे काम करती है, बिल्कुल मास्टर ग्लैंड है। दूसरी बात, इसकी जो साइज है वो कैसी होती है, इसकी साइज जो है, या मैं बोलूँ इसकी शेप जो है कैसी होती है, इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, वो एक मटर के दाने के समान होती है, पी शेप, मटर के दाने के समान होती है, स्लाइटली पिंक कलर की होती है, पिंक कलर की होती है, मटर के दाने की जैसी होती है, याद रखिएगा। उसके अलावा अगर इसका जो वजन की बात करें, वेट की बात करें, तो लगभग 0.5 ग्राम जो है इसका वजन होता है, लगभग कितना, 0.5 ग्राम जो है इसका वजन होता है। और अगर बात करें इसकी लोकेशन की, ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा हमारी स्फिनोइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है, हमारी स्फिनोइड बोन होती है, यहाँ पर क्रेनियम की बोन होती है स्फिनोइड बोन, और उस बोन की एक कैविटी होती है, उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। उस कैविटी का नाम क्या है? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका कैविटी ऑफ, सेला टर्सिका कैविटी ऑफ स्फिनोइड बोन, स्फिनोइड बोन की सेला टर्सिका कैविटी में ये पाई जाती है। तो सेला टर्सिका कैविटी ऑफ स्फिनोइड बोन में ये हमारी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। ये बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए क्या क्या है। अब बात करते हैं भैया इसके लोब्स के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअल में होती कैसे हैं। चलो देखिएगा, हेडिंग डालिएगा लोब्स ऑफ पिट्यूटरी या पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी, पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी। अच्छा एक और लाइन लिख देना, पिट्यूटरी को जो है हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस, इसी का एक और नाम होता है, इसे हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है। अब देखो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी के बारे में। देखो भैया, तो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। देखो क्या बोला मैंने दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर को बोलते हैं क्या, एंटीरियर जो पार्ट होता है, एंटीरियर जो लोब होती है, दैट इज नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं उसे? एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। समझ गए? हाइपोफाइसिस क्यों बोला? क्योंकि आगे वाला एंटीरियर और हाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी, मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि। चलो इसको बोलते हैं क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा जाता है। अब देखो ये भी फर्दर डिवाइड होती है दो लोब्स के अंदर। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है ये फर्दर डिवाइड होती है पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया में, पार्स इंटरमीडिया के अंदर। और ये इसके अंदर एक लोब होती है, इसको बोलते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा कहते हैं इसे। कैसे? डायग्रामेटिकली दिखा देता हूं आप लोगों को, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा जरा।
जैसे ये हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, ये लोब जो है इसका नाम है इन्फंडिबुलम, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, ये क्या हो गई इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम। और यहां पर देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से डिवीजन हो जाता है इसके अंदर। इस लोब को कहते हैं, जो अपर लोब होती है इसको बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफायसिस। देन जो नीचे वाला लोब है इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं नीचे वाले को, ठीक है। अब भैया मैंने बताया कि एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर भी दो लोब होती है, बिल्कुल मैंने सही बताया था। देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, जो एक ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रही है ये, इसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। ये जो है इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। और ये है आपका पार्स नर्वोसा। और ये पूरा रिप्रेजेंटेशन है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये क्या है, कंप्लीट जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये आपको मैंने बताया भैया पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी होती है। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे, क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, कैसे होती है हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, और ये सब हमने बातें की। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के कंप्लीट हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये पार्ट। हैव यू एंजॉयड दिस सेशन और नॉट, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है मजा आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए अड्डा यूट्यूब या मैं बोलूँ अड्डा 24/7 नर्सिंग क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आप लोग जो है इसको जरूर फॉलो कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।